मुझे बहुत सारी क्वेरीज मिल रही थी लेज़र मशीन के बारे में कि लेज़र मशीन ख़रीदते हुए क्या देखना चाहिए, कि आप छोटा सा एक वीडियो बनाएं जिसमें लेज़र मशीन बाइंग गाइड कंप्लीट गाइड हो। तो ये वीडियो उसी बारे में है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ये वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा। आप भी अपना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना पाएंगे कि आपको किस तरीके की लेज़र मशीन ख़रीदनी है। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो को कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है और आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे डायरेक्ट जंप कर सकते हैं उस काउंटर पे क्लिक करके। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आपको किस तरह के मटेरियल्स जो हैं इंग्रेव या कट करने हैं। बेसिकली इंग्रेविंग मशीन की चॉइस पहले ही मशीन ख़रीदने से पहले हमें करनी पड़ती है कि हमें किन मटेरियल्स के साथ में वर्क करना है। क्या आप गिफ्टिंग का काम करना चाहते हैं, क्या आप साइनेज का काम करना चाहते हैं, क्या आप बड़े एक्रिलिक फ्रेम्स बनाना चाहते हैं। तो ये पहले से आपको आपका जॉब प्रोफाइल पता ही है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम मटेरियल्स को स्टडी करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि CO2 लेज़र जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड होती है वो किन मटेरियल्स को कट और एंग्रेव कर सकती है। CO2 लेज़र जो है वो नॉन मेटेलिक सर्फेसिस के ऊपर वर्क करती है और जो फाइबर लेज़र है वो मेटल्स के ऊपर मार्किंग के लिए यूज़ की जाती है। वुड है, एक्रिलिक, ग्लास के ऊपर एंग्रेव कर सकते हैं, ग्लास कट नहीं होगा। कोटेड मेटल्स जैसे कि एल्युमिनियम के ऊपर हमारा कुछ कोटिंग होती है, उसके ऊपर हम एंग्रेविंग कर सकते हैं, कटिंग नहीं कर सकते हैं। पेपर को कट कर सकते हैं, रबर है, विनियर है, फाइबर ग्लास है। तो बहुत सारे मटेरियल्स हैं और फाइबर लेज़र जो है उसमें तो हम मार्किंग के लिए यूज़ करते हैं। प्रिसिशन पार्ट्स की मार्किंग होती है, जैसे कुछ आपके मशीन के पार्ट्स बन रहे हैं उस पर आपको कुछ मार्क करना है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। गिफ्टिंग के लिए फाइबर लेज़र का थोड़ा कम यूज़ होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि जो लेज़र मशीन है वो बेसिकली हम वॉटेज देखते हैं, 30 वाट्स है, 40 वाट्स, 50 वाट, 60 वाट, 80 वाट, 120 वाट्स। तो आपको किस वॉटेज की मशीन लेनी है ये आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर तो आप बहुत सारी फ़ोटो इंग्रेविंग वुड के ऊपर करना चाहते हैं, एक्रिलिक के ऊपर इंग्रेविंग करना चाहते हैं, तो आपको 30 वाट्स या 40 वाट्स की मशीन ही लेनी चाहिए। अगर आपका काम साइनेज का है और आप बड़ी एक्रिलिक शीट्स और ज़्यादा थिकनेस तक मटेरियल को कट करना चाहते हैं तो आपको 80 वाट्स ऑनवर्ड्स मशीन के बारे में सोचना चाहिए। जो 30 वाट्स मशीन है ये हमारा 3 से 4 mm तक वुड को, विनियर को और एक्रिलिक को कट कर देता है। 50 से 60 वाट्स अप टू 10 mm तक हम एक्रिलिक और MDF को कट कर सकते हैं एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंग्रेविंग स्पीड। इंग्रेविंग स्पीड जो है वो डिपेंड करेगी आप कितनी देर में अपना जॉब फिनिश कर सकते हैं। तो 30 वाट्स की लेज़र है, ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाएगी क्योंकि हमें लेज़र को थोड़ा सा स्लो रन करना पड़ेगा। जो लेज़र जो है ज़्यादा टाइम तक एक पर्टिकुलर स्पॉट पे फॉल करे ताकि हम अपना जॉब कंप्लीट कर पाएँ, तो दैट विल टेक मोर टाइम एज़ कम्पेयर टू द लेज़र्स विद हायर वॉटेज। अब नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि लेज़र जो CO2 हम लेज़र यूज़ करते हैं वो एक ग्लास ट्यूब की लेज़र आती है और एक मेटल ट्यूब की लेज़र आती है। मार्केट में आपको जो चीपर लेज़र्स हैं थोड़ी वो ग्लास ट्यूब में मिलेंगी और ग्लास ट्यूब की लेज़र की जो लाइफ है वो अप्रॉक्सीमेटली 1500 से 2500 आवर्स वर्किंग आवर्स होते हैं। और वहीं मेटल ट्यूब की लेज़र आप देखते हैं उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है और जैसे एपिलॉग की लेज़र है वो एपिलॉग क्लेम करता है कि 25,000 वर्किंग आवर्स उसकी लाइफ है। तो 1500 आवर्स या जैसे या 2500 आवर्स जो भी उसकी लाइफ है या लेज़र डैमेज हो जाती है हमें उसे रिप्लेस करना पड़ता है। तो ग्लास लेज़र ट्यूब अप्रॉक्सीमेटली 20,000 22,000 तक आपकी आ जाती है। यहीं जब हमें रिचार्ज करना पड़ता है मेटल ट्यूब लेज़र को तो दैट कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1.75 lakhs। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो CO2 लेज़र है उसको हमें उसके साथ में एक हमें चिलर, वाटर चिलर लगाना पड़ता है ताकि आपका लेज़र ट्यूब का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस जो है वो मेंटेन रहे। जो भी कंपनी की स्पेसिफाइड टेम्परेचर रेंज है वो मेंटेन रहे। अगर आपका चिलर डैमेज हो जाता है और उसमें कोई ऑटो कट प्रोटेक्शन नहीं है लेज़र के अंदर तो आपकी लेज़र ट्यूब डैमेज हो सकती है।
यहीं पर जब हम मेटल ट्यूब की एपिलॉग ग्लेज़र की बात करते हैं तो दैट इज़ ए एयर कूल्ड सिस्टम, उसके साथ में कोई भी चिलर, वाटर चिलर हमें नहीं लगाना पड़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि आप कितना बड़ा मटेरियल के साथ में काम करना चाहते हैं। अगर तो आप साइनेज का काम कर रहे हैं तो यू रिक्वायर ए बिगर मशीन 24 बाई 36 इंचज़ और बिगर दैन दैट। अगर आप गिफ्टिंग का काम कर रहे हैं तो आपको छोटी मशीन भी चल जाएगी, और छोटी मशीन का बेड नॉर्मली आपका 12 बाई 18 इंचज़ का बेड जो है वो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस को कवर कर लेता है। 12 बाई 18 इंचज़ अगर आपको कंपनी कहती है बेड, तो आप उसमें ज़रूर चेक कीजिएगा कि 12 बाई 18 तक हमारा आर्ट वर्क कट और एंग्रेव हो सकता है। कई बार 12 बाई 18 बोलते हैं, अंदर जो है वो 12 बाई 18 का आप आर्ट वर्क रख सकते हैं, लेकिन जो आपकी कटिंग और एंग्रेविंग है वो हो सकता है 12 की जगह 11 इंच, 18 की जगह 17 या 16.5 हो। तो ये ज़रूर मैन्युफैक्चरर के साथ आप चेक कीजिएगा कि अगर उन्होंने 12 बाई 18 इंचज़ का बेड कहा है तो वो 12 बाई 18 का पूरा आर्ट वर्क हम लेज़र के लिए यूज़ कर पाएँ। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है जी डेप्थ ऑफ द लेज़र। जी डेप्थ मतलब कि जैसे हमारा लेज़र एक्स और वाई एक्सिस में चलता है, जेड मतलब कि जो जेड एक्सिस है उसमें हम कितना थिक मटेरियल प्लेस कर सकते हैं, मतलब 4 इंचज़ का मटेरियल प्लेस कर सकते हैं। अगर मटेरियल आपका बहुत ही थिक है, मोटा है, आप चाहे उस पर चाहे एंग्रेविंग कर रहे हैं, अगर वो आपकी मशीन में नहीं आ पाएगा जो आपने प्लान किया है तो शायद ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि जो मशीन आप ले रहे हैं उसमें जी डेप्थ कितनी है, कितने इंचज़ का मटेरियल जो उसकी हाइट है कितना आप प्लेस कर सकते हैं। एक तो बेड साइज़ हो गया एक्स वाई कि कितना हमने एंग्रेव और कट करना है, नेक्स्ट हो गया जेड, कितना थिकर मटेरियल आप उसमें मशीन में प्लेस कर सकते हैं। कई बार कई मशीन्स के अंदर नीचे हमारी डेबरी कलेक्शन ट्रे होती है जिसमें कि जो हम कटिंग करते हैं एक्रिलिक या विनियर या वुड, उसके जो वेस्ट पीसीज हैं वो उस ट्रे में नीचे गिरते हैं। अगर आपकी ट्रे है दैट इज़ अ गुड थिंग कि नीचे ट्रे है जिसमें हमारी डेबरीज कलेक्ट होती है, लेकिन ट्रे लगने से आपकी जी डेप्थ भी थोड़ी सी कम हो जाती है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ जैसे ही हम कैमरा के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर लेंस फोकस करते हैं, वैसे ही हमें CO2 लेज़र के अंदर हमें लेज़र बीम को फोकस करना पड़ता है अपने मटेरियल के ऊपर। तो उसके लिए ऑटो फोकस भी आता है मशीन्स के बीच में और मैनुअल फोकस भी आता है। तो ये भी आप एक पॉइंट देखिएगा। ऑटो फोकस जो है आप अपने सॉफ्टवेयर से कमांड देते हैं, जब आपने कटिंग या एंग्रेविंग की कमांड दी तो मशीन ऑटोमेटिकली बेड को ऊपर नीचे मूव करके वो जो जितने फोकल लेंथ का हमारा लेंस लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली फोकस जो है एडजस्ट हो जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप रोटरी अटैचमेंट यूज़ करना चाहते हैं ग्लासेस के ऊपर या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एंग्रेविंग करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही जो छोटी मशीन होगी वो उसमें शायद आपकी रोटरी अटैचमेंट नहीं लगेगी। तो ये मशीन का बेड साइज़ डिसाइड करते हुए आप ये ज़रूर देखिएगा कि क्या आपको रोटरी अटैचमेंट यूज़ करनी है। अगर आपको रोटरी अटैचमेंट यूज़ करनी है तो मैं सजेस्ट करूँगा मिनिमम आप 12 बाई 18 इंचज़ की मशीन लीजिए जिसके अंदर आप अपनी रोटरी अटैचमेंट लगा पाएँ। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि लेंस की फोकल लेंथ क्या है। नॉर्मली अगर आप बहुत हाई क्वालिटी वर्क करना चाहते हैं वुड के ऊपर एंग्रेविंग का, बहुत ही फ़ाइन, जैसे मैंने आपको वीडियो पहले बताया था कि बहुत ही फ़ाइन एंग्रेविंग हमने की थी वुड के ऊपर, तो दैट इज़ पॉसिबल विद स्मॉलर फोकल लेंथ लेंस। तो आइडियली उसके लिए 1.5 से 2 इंचज़ का लेंस जो है वो सूट करता है विद लोअर लेज़र पावर। तो मैं 30 वाट्स की लेज़र 12 बाई 18 इंचज़ की यूज़ करता हूँ, बेड साइज़ है, विद 1.5 इंचज़ लेंस वुड एंग्रेविंग के लिए और एक्रिलिक एंग्रेविंग के लिए। वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट्स उसके हमें मिलते हैं जब हम उसको मटेरियल के पिक्चर को मटेरियल के ऊपर एंग्रेव करते हैं। अगर आपका काम साइनेज का है और आप बड़े बड़े मटेरियल और बहुत ही थिक मटेरियल्स काटना चाहते हैं तो आप 4 इंचज़ की फोकल लेंथ वाली जो लेंस है जिस मशीन में वो आप प्रेफर कर सकते हैं विद हायर वाटेज 180 वाट्स, 100 वाट्स, 120 वाट्स। और एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा कि जितनी आपकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी लेंस की उतना ही हमारा जी डेप्थ हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर 4 इंचज़ का है तो 4 इंचज़ हमारी स्पेस और कम हो जाएगी जी डेप्थ के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस लगेगा लेंस को फोकस करने के लिए बीम को सब्जेक्ट के ऊपर, आर्ट वर्क के ऊपर।
अच्छा, लेज़र मशीन के साथ हमें कुछ ऐड ऑन्स की भी ज़रूरत पड़ती है जिसके बिना काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो मैंने बताया आपको, अगर आप ग्लास ट्यूब यूज़ कर रहे हैं उसके साथ आपको वाटर चिलर चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आप मशीन नहीं यूज़ करेंगे, तो वो भी एक कॉस्ट आपकी ऐड हो जाएगी मशीन के बीच में। और नेक्स्ट इज़ जब हम एंग्रेविंग या कटिंग करते हैं तो बहुत सारा स्मोक जो है मशीन के अंदर इकट्ठा हो जाता है और वो लेंस को फॉगी कर सकता है और डैमेज कर सकता है। उस केस में हमें एक एक्सट्रैक्शन पंप की भी ज़रूरत होती है, उसकी भी कॉस्ट ऐड होगी। लेज़र मशीन की कॉस्ट के सामने वो नेग्लिजिबल कॉस्ट है, बट वो कॉस्ट भी ऐड होगी। एक्सट्रैक्शन पंप है वो हमें मशीन के एग्जॉस्ट पे लगाना पड़ता है, जो वहाँ से सारा स्मोक और धुआं और जितना भी स्पैटर है वो मशीन से बाहर खींच ले और जैसे भी आपने उसको प्रोविज़न किया है उसको डील करने का वहाँ पे पुश कर दे। नेक्स्ट हमें एक एयर पंप की भी ज़रूरत पड़ेगी। जब हम मटेरियल्स कट करते हैं तो कुछ मटेरियल्स इन्फ्लेमेबल होते हैं, या लकड़ी या पेपर हम कट कर रहे हैं तो उसमें आग लगने का फायर का थोड़ा सा डर रहता है, इसलिए हम एयर पंप भी यूज़ करते हैं। वो एक फोर्सफुल, जहाँ से आपकी लेज़र बीम आ रही है उसके साथ से एक फोर्सफुल एयर का थ्रो आता है और वो जो आपका फायर है उसको भड़कने नहीं देता है, वो कंट्रोल में रखता है उसको। आजकल कुछ मशीन्स में आयरिस कैमरा भी लगा होता है, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक्रिलिक के बैजेस बनाते हैं तो जैसे आपने एक शीट के अंदर 30-40 बैजेस एडजस्ट कर दिए और आपको वो कट करने हैं, तो ऐसे आपको बहुत सारी शीट्स अगर कट करनी है तो आपको उसमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा कि कहाँ पे प्रॉपर कटिंग हो रही है। तो उस केस में क्या होता है, लेज़र के अंदर एक मशीन लगा होता है, जैसे कि एपिलॉग में आयरिस कैमरा लगा होता है। इस कैमरा से आपके जिस सॉफ्टवेयर से आप कमांड देते हैं वहाँ पे इमेज प्लेस हो जाती है, जो आपने नीचे एक्रिलिक शीट रखी है या कुछ भी रखा है, तो आप अपना आर्टवर्क कटिंग वाली जो आर्टवर्क है वो डायरेक्टली उस इमेज पे प्लेस करके एग्जैक्ट आप अपने बैजेस को कट कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए हमें लेज़र मशीन खरीदते हुए। दिस इज़ नॉट ए प्रमोशनल वीडियो फॉर एपिलॉग लेज़र। आई एम यूजिंग ए एपिलॉग लेज़र एंड इट्स ए वंडरफुल पीस ऑफ इक्विपमेंट, इट्स ए वर्क हॉर्स। तो इसलिए मैं बार बार एपिलॉग का रेफरेंस दे रहा हूँ। जब मैंने एपिलॉग मशीन ली थी तो मैंने बहुत सर्वे किया था, बहुत सारी मशीन्स देखी थी, और मैं अपना एक आर्टवर्क लेके गया था, वुड का पीस लेके गया था, और मैंने सारे मैन्युफैक्चरर्स के पास जाकर मैंने कहा मुझे ये एंग्रेव करके दिखाओ। देन फाइनली मैंने 3 लाख से लेके बड़ी हायर एंड मशीन तक देखी। देन फाइनली आई सेटल्ड फॉर एपिलॉग मशीन, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन जो है उसको पूरा सूट करती थी। एपिलॉग मशीन मैंने 30 वॉट्स की मशीन ली। मेरी वुड पे एंग्रेविंग बहुत अच्छी हो जाती है, जो मेरी प्राइमरी रिक्वायरमेंट थी, और कटिंग में अप टू 4 mm 5 mm एक्रिलिक भी मैं इससे कट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहले बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस आपके इनबॉक्स में डायरेक्टली मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।